नमस्कार दोस्तों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज जो हम कुछ शब्दावलियों का अध्ययन करने वाले हैं कि जो गाय का जो विभिन्न विभिन्न नामों से जो जाना जाता है उनको मतलब कि किन किन प्रक्रियाओं को किन किन नामों से जाना जाता है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और उसके बाद में जो बात करेंगे वो जो भैंस है और उसके बारे में भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि भैंस की जो शब्दावली है वो क्या होती है, बकरी की जो शब्दावलियाँ हैं वो क्या होती है, भेड़ की जो शब्दावलियाँ है वो क्या होती है, और हम अंतिम रूप में जो ऊँट है उनके बारे में भी कुछ शब्दावलियाँ लिखी जाती है, तो वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। क्लियर पॉइंट। तो एक एक चीज़ें हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। जैसे अगर हम बात करें है ना, गाय है ना, केटल जिसे हम कहते हैं, क्या बोलेंगे, केटल कहेंगे। क्या कहेंगे, क्या बोलते हैं, केटल। और केटल को क्या बोलते हैं, गाय। और गाय के लिए एक शब्द यूज में लाया जाता है और उसको बोलते हैं बारन। क्या बोलते हैं, तो बारन। तो आपका शब्द आ जाए कि बारन क्या होता है, तो बारन के बारे में कहा जाता है कि जो गाय या फिर जो भैंस होती है, उसी को रखने का जो स्थान होता है उसको बारन या फिर क्या बोल देते हैं, बायर के नाम से जानते हैं। मतलब जो गाय और जो भैंस है उसको जो रखने का जो स्थान है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, बायर या फिर बारन के नाम से जानते हैं। और हम बात करें कि जो पोलीपेड, एक और शब्द आता है कि जो पोलीपेड होते हैं ना वो क्या होता है ना। तो जो आपने देखा होगा कि अधिकांश जो पशु है ना, जो भी प्लांट है, प्लांट के पशु है अधिकांश, और वो क्या होते हैं कि उनके जो खूर होते हैं वो दो भागों में विभाजित होते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि दो भागों में खूर का विभाजन होना, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, पेलीपेड के नाम से जान रहे हैं। फिर एक चीज आती है आपकी स्प्रिंज, है ना। और स्प्रिंज का अर्थ क्या होता है ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। फिर जो स्प्रिंज होता है, और स्प्रिंज के रूप में जाने तो ऐसी गाय जो कुछ ही दिनों में ब्याने वाली हो, और ऐसी गाय को हम क्या बोलते हैं, क्या शब्द लेते हैं यूज में, स्प्रिंज बोलते हैं उसको। फिर एक और जो शब्द आता है वो आता है डाउन कावर। क्या शब्द आता है कि डाउन कावर। वो डाउन कावर जो शब्द लिया जाता है कि ऐसी गाय जो दूध क्या देती है, नहीं देती है ना, जो दूध नहीं देती है, तो ऐसी गाय को हम क्या शब्द देते हैं, डाउन कावर कहते हैं। परंतु क्या हो, कैसी होनी चाहिए, गाभिन होनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए हम जो शब्द यूज में लेते हैं गाभिन कहते हैं। हाँ, फिर अगर हम बात करें जो बूल जो होता है ना, जो बूल होता है, और उसके लिए एक शब्द यूज में लिया जाता है ना, जो बूल है ना। और बूल हम जो शब्द यूज में लेते हैं वो किसके लिए यूज में लेते हैं, तो वयस्क नर जो होता है, किसका, गाय, है ना, उसको सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, बैल कहते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, बूल के नाम से जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और बात करें काऊ किसको कहेंगे, तो गाय की जो मादा, वयस्क का जो मादा है उसको हम काऊ कहेंगे। और जो हम बात करें कि अगर जवान जो नर है ना, जो गाय में जवान जो नर होता है, यंग जो मेल होता है, उसको हम बुल काल्फ के नाम से जानते हैं। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है ना। ये एग्रीकल्चर के जो सुपरवाइजर के जो एग्जाम होते हैं उसमें कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बुल काल्फ, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, चाहे इसमें भी आ सकता है। फिर हम बात करें हीफर, है ना, ये हीफर क्या होता है, तो हीफर की बात करें तो गाय में ही कौन सा, जवान जो मादा होती है, ये जो यंग फीमेल होती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, हीफर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर रहेगा कि आपको शब्दों के बारे में ध्यान रखना है कि जो बारन या फिर बायर क्या होता है, पोलीपेड क्या होता है, और बात करें स्प्रिंज की तो स्प्रिंज क्या होता है, और डाउन कावर की अगर बात करें तो डाउन कावर क्या होता है, और बात करें बुल की तो बुल क्या होता है, काऊ, बुल, काल्फ और हीफर, है ना। तो ये क्या क्या जो शब्द है ये किसके लिए बने हुए हैं, तो ये आपको ध्यान होने चाहिए। और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, गाय के बारे में यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब उसके बारे में अगर हम बात करें नेक्स्ट, है ना,
और एक शब्द आता है प्रिमीपेरस, है ना। और ये शब्द मैं पिछली जो स्लाइड थी हमारी वहां पर मैं बता चुका हूं कि वह मादा पशु जिसने प्रथम बार गर्भित होकर प्रथम बार क्या दिया हो, बच्चा दिया हो, उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रिमीपेरस कह रहे हैं। मतलब ऐसी गाय जो प्रथम बार क्या हुई हो, है ना, गाभिन हुई हो और प्रथम बार उसने क्या दिया है, बच्चा दिया है, तो उसके लिए शब्द यूज में लेते हैं प्रिमीपेरस। फिर हम बात करें कि एक और शब्द आता है कूलिंग, है ना। और ये कूलिंग क्या होता है कि अवांछित पशु को समूह से अलग करना। मतलब यानी कि क्या है कि जो भी अवांछित जो पशु है उसको पूरा समूह है उससे अलग करना, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कूलिंग कहते हैं। फिर एक और शब्द आता है काफ। और ये काफ क्या होता है, अगर काफ की बात करें, है ना, तो ये जो गाय का जो नवजात जो बछड़ा होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, काफ के नाम से जानते हैं। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इस काफ के बारे में आपको ध्यान रखना है। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट जो एक वर्ड आता है बुलडॉग स्टीर, है ना। क्या आता है, बुलडॉग स्टीर। और ये बुलडॉग स्टीर क्या होता है कि सांड में जो बंध्याकरण की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, बुलडॉग स्टीर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बुलडॉग स्टीर। तो बुलडॉग स्टीर क्या होता है अगर पूछा जाए तो आपको बताना है कि जो बुलडॉग स्टीर जो शब्द बना हुआ है, तो सांड में जो बंध्याकरण जो करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसी को हम किस नाम से जानते हैं, स्टीर के नाम से जानते हैं। क्लियर पॉइंट। फिर हम बात करें काविंग, है ना। काविंग क्या होता है, अगर काविंग की बात करें तो काविंग क्या होता है, गाय में प्रसव की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम किस नाम से जानते हैं, काविंग के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, है ना, किस नाम से जान रहे हैं, काविंग के नाम से जान रहे हैं। फिर हम बात करें कि सर्विंग की, है ना, तो हम ये बात करें, इस सर्विंग की बात करें तो ये सर्विंग क्या होता है, जो गाय में जो मैथुन की जो प्रक्रिया होती है, जो समागम की जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्विंग के नाम से जानते हैं। फिर हम बात करें डी बडिंग, है ना। डी बडिंग का मतलब क्या होता है कि छोटे जो पशु होते हैं उसमें सींग को काटना या फिर हटाना, और उसी को हम क्या बोल रहे हैं, डी बडिंग के नाम से जान रहे हैं। कि मतलब क्या हो गया कि छोटे जो पशु है उसमें सींग को जो काटना है या फिर हटाना, उसको हम क्या बोल रहे हैं, डी बडिंग। और किसके रेस्पेक्ट में, गाय के रेस्पेक्ट में। क्लियर। फिर हम अगर आगे बढ़े, और आगे हम अगर बढ़े तो आगे शब्द आता है डी हॉर्निंग। और हॉर्न का मतलब होता है सींग, है ना। मतलब डी मतलब हटाना, है ना, मतलब बड़े पशुओं को सींग में सींग को काटना या फिर हटाना, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, डी हॉर्निंग कह रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें बेलोविंग, है ना। बेलोविंग की क्या होता है, बेलोविंग की बात करें तो गाय द्वारा बोलने की जो आवाज होती है, जो भे भे करती है ना, वो है ना, जो गाय होती है, तो वो उसी को हम बोलते हैं बेलोविंग। फिर हम बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट जो शब्द पूछा जाता है हर्ड। और हर्ड जो शब्द बना है वो गायों के समूह को कहा जाता है। जो गायों का जो समूह होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, हर्ड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जो गायों का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और हम बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट बोस टॉरस। और बोस टॉरस होती है आपकी कौन सी गाय, विदेशी गाय। और विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो क्या हो जाएगा, बोस टॉरस, है ना। और क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक नाम। और इसमें एक और चीज आपको बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आपका जो हम्प होता है, मतलब जो गाय या फिर जो भैंस होती है उसमें क्या होता है, जो हम्प होता है वो हम्प इसमें एब्सेंट होता है। और बात करें बोस इंडिकस, और ये कौन सी गाय होती है, देसी, है ना। अगर वो पूछे देसी गाय का वैज्ञानिक नाम तो बोस इंडिकस बताना है। और बात करें इसमें हम्प प्रेजेंट होता है और इसमें हम्प नहीं होता है। क्लियर।
और बात करें जो गाय का जो वंश होता है, जो जीनस होता है वो क्या होता है, तो गाय का जो वंश होता है वो कौन सा होता है, बोस। क्लियर है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें गाय में, अगर पूछे कि गाय में जो क्रोमोसोम की जो संख्या है वो कितनी होती है, तो गाय में जो क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 60 होती है। गाय में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 60 होती है। कितनी होती है, 60 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें बोविडी, बोविडी किसकी फैमिली है, बोविडी है गाय की फैमिली। गाय की फैमिली को हम क्या कहते हैं, बोविडी। फिर हम बात करें केटल, केटल गाय होती है ना, गाय के परिवार के सदस्य को क्या कहते हैं, केटल, है ना, ये आपको ध्यान रखना है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही चर्चा यहाँ पर कर ली है। फिर हम बात करें कि जो गाय, सांड और हिफर है ना, बैल, ये जो शब्द है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है ना, ये सारे आपको ध्यान रखना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट है गाय में क्रोमोसोम की संख्या, उनके वैज्ञानिक नाम, विदेशी, देशी, झुंड, है ना, ये सारा आपको ध्यान रखना है। डीहोर्निंग तो आप समझ जाएंगे, है ना, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद में हम बात करें कि जो काऊ होती है ना, काऊ, वह मादा कैटल, वह मादा गाय जो एक बार में एक बच्चे को ही जन्म दे चुकी हो, है ना, एक बच्चे को जन्म दे चुकी हो, उसको हम क्या बोलेंगे, काऊ। फिर हम बात करें डोकिंग, है ना, डोकिंग का मतलब होता है, आपने ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, डोकिंग मतलब पूंछ को हटाना, है ना, किसको हटाना, पूंछ को हटाना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें केटलो, है ना, केटलो क्या होगा, गाय और भैंस के जो मध्य में जो संकरण करवाया जाता है, मतलब एक तो गाय ले ली और एक भैंस, है ना, इन दोनों के मध्य क्या कराएंगे, संकरण करेंगे। और जो संकरण करवाते हैं, है ना, ये क्या, ये ऐसा संकरण क्या कहलाता है, केटलो कहलाता है ना। फिर हम बात करें कि गाय हो या फिर भैंस, इन दोनों में ही अगर देखें, औसत जो दुग्ध काल होता है वो कितना हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट 300 दिन हो जाएगा। कितने दिन हो जाएगा, 300 दिन हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। फिर गाय में कुल स्थायी दांत कितने होते हैं और कुल अस्थायी दांत कितने होते हैं, है ना, तो हम बात करें कि जो अस्थायी दांत तो हो जाएंगे आपके इस गाय के अंदर 32, और बात करें अस्थायी दांत जिसको हम दूध के दांत भी कहते हैं, और ये हो जाएंगे 20, है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रश्न पूछा जाता है ना, गाय में जो गर्भधारण की जो अवधि होती है वो कितनी होती है, चाहे 280 दिन दे दे, चाहे 9 माह 9 दिन दे दे, दोनों ही एक ही चीज है। प्रश्न देखने को मिल सकता है, क्या देखने को मिलेगा, गाय में गर्भधारण की अवधि 280 दिन, कितने दिन, 280 दिन, 9 माह 9 दिन, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें गाय में स्ट्रेस की जो अवधि होती है वो कितनी होती है, 21 दिन, है ना, ये ध्यान रखना है। फिर हम बात करें गोवंश में जो नाड़ी दर होती है ना, उसको हम कहां से चेक करते हैं, सबसे पहली बात तो हम ये बात करेंगे कि जो गाय में नाड़ी दर होती है वो कहां से चेक करते हैं, तो कोक्सीजियल धमनी, कौन सी धमनी, कोक्सीजियल धमनी द्वारा ज्ञात की जाती है, ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट, है ना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इस पे फोकस जरूर रखना है आपको, है ना। क्या कहां से चेक करते हैं नाड़ी दर, तो कोक्सीजियल धमनी से। फिर हम बात करें गोवंश की जो नाड़ी दर होती है ना, प्रति मिनट, गोवंश की जो नाड़ी दर होती है प्रति मिनट कितनी, 40 से लगाकर 50, है ना। फिर हम बात करें गोवंश का जो शरीर होता है उसका सामान्य अगर तापमान की बात करें तो कितना हो जाएगा, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। तो ये आपका जो ये गाय है, जितना भी जो गोवंश है ना, उसके जो शरीर का सामान्य ताप की बात करें तो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारा ये है, क्या है, गर्भधारण की अवधि 280 दिन, 9 माह 9 दिन, है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद में हम बात करें
कि अगर गोवंश की श्वसन दर की बात करें तो श्वसन दर कितनी हो जाएगी, तो गोवंश की जो श्वसन दर होती है प्रति मिनट बात करें तो 20 से लगाकर 25 हो जाएगी। फिर हम बात करें कि कैरोटीन क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, तो दूध का जो पीलापन होता है वो किसकी वजह से होता है, उसका क्या रीजन है, ये अगर पूछा जाए, है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी की पूरी है। और गाय का दूध जो होता है वो पीला किस कारण होता है, तो बात करें किसके कारण, कैरोटीन, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें टैटूइंग, है ना, कई तो जो हमारे जैसे कि मानव की बात करें तो बहुत सारे टैटू, है ना, टैटूइंग गिराते हैं, पहचान, है ना, तो इसी प्रकार से भैंस वगैरह होती है, जो गाय वगैरह होती है, तो गाय और भैंस में चिन्हित करने की सबसे उपयुक्त विधि जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, टैटूइंग कहते हैं। इसकी भी अलग अलग विधियां हैं। फिर हम बात करें बीफ, बीफ किसको कहेंगे, जो गाय का जो मांस होता है, किसका मांस, गाय का जो मांस होता है और उसी को हम कहते हैं बीफ, क्या कहते हैं, बीफ। तो गाय का मांस क्या कहलाएगा, बीफ के नाम से जाना जाता है। फिर हम बात करें कि जो भारतीय गाय में जो सबसे भारी जो नस्ल है ना, जो भारतीय जो गाय है उसमें अगर सबसे जो भारी नस्ल है वो कौन सी हो जाएगी, तो कांकरेज हो जाएगी, है ना, कौन सी हो जाएगी, कांकरेज हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। और सर्वाधिक वसा, है ना, विश्व में सर्वाधिक दूध में वसा वाली जो गाय है और वो गाय कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी जर्सी गाय। और जर्सी गाय में सर्वाधिक वसा, है ना, पाई जाती है। और सबसे भारी की बात करें तो कांकरेज, और सबसे ज्यादा दूध में वसा तो जर्सी। क्लियर। फिर अगर हम बात करें कि एक और शब्द आता है काविंग पेन, और काविंग पेन क्या हो जाएगा, जो गाभिन गाय में प्रसव के लिए आवास व्यवस्था जो की जाती है उसी को हम काविंग पेन के नाम से जानते हैं, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें हम सबसे इंपॉर्टेंट, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात करें कि गाय में मध्यकाल की जो अवधि होती है वो कितनी होती है, तो 10 से लगाकर 24 घंटे, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें कि विदेशी जो गोवंश होते हैं उनका यौवनावस्था की अवधि क्या होती है, तो 18 से लगाकर 24 माह होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें देशी गोवंश की, तो उसकी एक तो विदेशी गाय है ना, विदेशी, और हम बात करें कि यौवनावस्था जो देशी होती है उसकी कितनी होती है, तो 24 से लगाकर 30 माह होती है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें इसके बाद में, है ना, इसके बाद में जो हम बात करें तो गाय का जो बछड़ा होता है उसमें जो बंध्याकृत की आयु क्या हो जाएगी, ये पूछा जाए तो उसकी बंध्याकृत की जो आयु हो जाएगी वो हो जाएगी 8 सप्ताह, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम इसके बाद में जो बात करने वाले हैं वो है हम बफेलो के बारे में बात करेंगे, भैंस के बारे में बात करेंगे कि भैंसों के बारे में कुछ टर्मिनोलॉजी है और कौन कौन सी होती है, तो वो थोड़ी सी चर्चाएं हम कर लेते हैं। और सबसे जो बात करें सबसे इंपॉर्टेंट, तो भैंस में जो वयस्क जो नर होता है, क्या बोला मैंने, जो भैंस में जो वयस्क जो नर होता है उसको किस नाम से जानते हैं, तो बफेलो बुल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे, तो बफेलो बुल के नाम से जानेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण है शी बफेलो। शी बफेलो का मतलब मादा भैंस की वयस्क मादा को हम क्या बोलेंगे, शी बफेलो। और बफेलो बुल तो सांड, है ना, भैंस का वयस्क नर। और हम बात करें बफेलो बुल काफ, है ना, ये काफ क्या होता है, तो भैंस का जो जवान नर, कैसा नर, जवान नर के लिए जो यंग मेल जो होता है उसको हम काफ के नाम से जानते हैं। और बफेलो हीफर काफ की बात करें तो वह जवान मादा की बात करेंगे और यंग फीमेल हो गई इसमें, है ना। तो ये आपके लिए शब्द आ सकते हैं कि वयस्क का ध्यान रखना है आपको और जवान ध्यान रखना है ना।
तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर हम बात करें बफेलो काफ, और बफेलो काफ किसको कहेंगे? भैंस का जो नवजात जो बच्चा है उसको हम बफेलो काफ के नाम से जानते हैं। और बफेलो बुलडॉग अगर करें कि जो बंध्याकृत जो नर होता है किसका? भैंस का, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं बुलडॉग। मतलब जनन जो क्षमता थी उसको लॉक कर दिया, इसीलिए इसको बुलडॉग कहते हैं, बफेलो बुलडॉग। फिर एक प्रोसेस होती है काविंग, है ना। काविंग क्या होता है कि जो प्रसव की जो प्रक्रिया होती है भैंस में उसको हम काविंग के नाम से जानते हैं। और एक होती है सर्विंग, और सर्विंग क्या होता है? जो भैंस में समागम, जो मैथुन की जो प्रक्रिया होती है, भैंस में जो समागम या फिर जो मैथुन की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम सर्विंग के नाम से जानते हैं। और एक और शब्द आता है बेलोविंग, और बेलोविंग क्या होता है? भैंस में जो भैंस के जो बोलने की जो आवाज होती है वही क्या कहलाती है? बेलोविंग कहलाती है। क्लियर? फिर हम बात करें नेक्स्ट, फिर जो एक वर्ड आता है हर्ड, है ना। हर्ड हम गाय के अंदर भी देख रहे थे, अब भैंस की बात आई है तो हर्ड, हम जो भैंस होते हैं उनके भी समूहों को किस नाम से जाना जाता है? तो हर्ड के नाम से जानते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात करें कि जो एक तो रिवर गाय थी और एक दो प्रकार की गाय थी, उसमें एक में तो 48 और एक में 50 गुणसूत्र होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है और हमने पिछली क्लास में देखा था। फिर हम जो वैज्ञानिक बात की बात करें कि वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा भैंस का? तो बुबेलस बुबेलिस हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है ना। फिर हम बात करें बुबेलस वंश, वंश की बात करें किसके? भैंस के वंश की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? बुबेलस। और फैमिली की बात करें तो कौन सी हो जाएगी? फैमिली बोविडी हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें ये टीजर क्या होता है? टीजर जो होता है, अगर टीजर की बात करें तो टीजर होता है, टीजर जो वयस्क जो नर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टीजर। और टीजर जिसमें प्रजनन जो क्षमता होती है ना, प्रजनन क्षमता तो होती है परंतु जो वीर्य होता है उसमें शुक्राणु नहीं होने से जो मादा जो पशु होते हैं वो क्या नहीं होती? गर्भित नहीं होती है। तो उसके लिए हम शब्द जो यूज में लेते हैं उसको कहते हैं टीजर। फिर हम बात करें जो हीपर, हीपर का मतलब क्या होता है कि हीपर का मतलब ये हो जाएगा कि जो 1 वर्ष से अधिक उम्र की जो बच्चियां है जो ब्याही नहीं है उसको हम किस नाम से जानेंगे? हीपर के नाम से जानेंगे। किसके सेंस में कहेंगे? भैंस के सेंस में। फिर हम बात करें कि सोलीपेड, सोलीपेड क्या होता है? अगर सोलीपेड की बात करें तो वे पशु जिनका खूर विभाजन नहीं होता, मतलब जो खूर होता है जो पैर में, जो हम सामान्य भाषा में खंड बोलते हैं ना, तो वो जो 2 भागों में जो कुछ पशु होते हैं उसमें तो 2 भागों में विभाजित होता है, लेकिन ऐसे पशु जिसमें 2 भागों में विभाजित नहीं है तो ऐसे पशु को हम क्या शब्द लेते हैं? उसके लिए सोलीपेड के नाम से जानते हैं। फिर हम इसके बाद में बात करें कि बफन, बफन क्या होता है? जो भैंस का जो मांस होता है ना, जो भैंस का जो मांस होता है उसी को हम बफन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बफन के नाम से जानते हैं। फिर एक और शब्द आता है काराबीप, और काराबीप की बात करें तो स्वयं को जो बफेलो, एक तो हमने रिवर बफेलो की बात करी थी और एक स्वयं बफेलो होती है ना। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? स्वयं बफेलो की बात कर रहे हैं, और उसके जो मांस होता है और उस मांस को हम क्या बोलते हैं? काराबीप कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और एक और शब्द आता है ब्लैक डायमंड, है ना। ब्लैक डायमंड भी किसको कहेंगे? भैंस का जो मांस होता है ना, मांस होता है, उसको हम एक और नाम से जानते हैं, वो होता है ब्लैक डायमंड। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें बेलोइंग, बेलोइंग क्या होता है कि भैंस के द्वारा जल में जो तैरना, है ना, या फिर कीचड़ में लेटना, तो ये जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है बेलोइंग, जो हमने पिछली स्लाइड के अंदर चर्चा करी थी इसकी। फिर हम बात करें भैंस के जो कुल अस्थायी दांत की बात करें तो 32 और दूध के दांत की बात करें या फिर अस्थायी दांत की बात करें तो 20 हो जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और भैंस का औसत जीवन काल की बात करें तो भैंस का जो औसत जीवन काल हो जाएगा वो 15 से लगाकर 20 वर्ष हो जाएगा, जो कि एग्जाम में बहुत
बार पूछा जा चुका है ना। जितने भी एग्रीकल्चर के एग्जाम हुए जिसमें एनिमल हस्बेंड्री पोर्शन है, इसमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान रखना है इसको। फिर हम बात करें भैंस की गर्भधारण की अवधि कितनी हो जाएगी, मोस्ट इंपोर्टेंट 310 दिन है ना, और 10 माह 10 दिन, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, तो आपको ये चीजें भी ध्यान रखनी है। फिर हम बात करें केसिन। केसिन क्या होता है कि भैंस के दूध का जो सफेद रंग होता है, कैसा रंग होता है, सफेद रंग है ना। तो जो व्हाइट कलर होता है जो दूध का, वो किसकी वजह से होता है, तो किसकी वजह से होता है, तो वो हो जाएगा आपका केसिन की वजह से। और हम बात करें कि भैंस में जो स्ट्रेस जो अवधि होती है वो कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 21 दिन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। और बात करें भैंस में जो मध्यकाल की जो अवधि है वो कितनी हो जाएगी, 12 से लगाकर 36 घंटे हो जाएगी। तो ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ से जो पोर्शन, यहाँ से क्वेश्चन पूछने लायक तो ये है कि भैंस में गर्भधारण की अवधि हमेशा पूछी जाती है, तो ये ध्यान रखना है 310 हो जाएगी। और बात करें कि 10 माह 10 दिन, इन दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ मिल जाए तो आपको वहां पर सही करके आना है। फिर हम इसके बाद में नेक्स्ट बात करें कि भैंस में जो यौवन अवस्था की जो अवधि होती है वो कितनी होती है, तो यौवन अवस्था की जो अवधि होती है ना, मतलब बात करें कि यौवन अवस्था हम किसको बोलेंगे कि बात करें कि वो जनन क्षम्य हो जाए, है ना, तो ऐसी अवस्था को हम यौवन अवस्था के नाम से जानते हैं। और 24 से 36 माह की अगर भैंस हो जाए तो वो हो जाए वो होती है 24 से लगाकर 36 माह की, तो तब हम क्या कह सकते हैं, यौवन अवस्था में आ गया है ना। फिर हम बात करें भैंस के जो बछड़ा होता है उसमें बंध्याकृत की जो आयु होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट कितना होना चाहिए, 8 सप्ताह होनी चाहिए, तब हम क्या करेंगे, बंध्याकृत करेंगे उसको। फिर हम बात करेंगे भैंस के जो शरीर का जो सामान्य तापमान होता है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और हम बात करें जो गाय की बात करी थी तो गाय में भी कितना होता है, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फिर हम बात करें कि भैंस की जो नाड़ी दर जो होती है वो प्रति मिनट कितनी हो जाएगी, तो प्रति मिनट अगर नाड़ी दर की बात करें 40 से 45 हो जाएगी। और श्वसन दर की बात करें तो 8 से लगाकर 18 हो जाएगी। फिर हम बात करें कि जो भी जितने भी भैंस हैं उन सभी भैंसों में अगर बात करें कि सबसे ज्यादा जो दूध में जो वसा पाई जाती है वो कौन सी भैंस के दूध में पाई जाती है पूछा जाए तो भदावरी जो भैंस है उसके अंदर पाई जाती है ना। सबसे ज्यादा जो वसा पाई जाती है दूध में वो कौन सी भैंस में, भदावरी के अंदर पाई जाती है ना। तो ये भी ध्यान रखना है। और कितना, 12 से लगाकर 14% फैट या फिर लिपिड, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम इसके बाद में जो नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जो गोट है, जो बकरी है ना, इसकी शब्दावली कुछ टर्मिनोलॉजी हम देखेंगे। तो जो बक जो एक शब्द यूज में आता है, और बक किसके लिए यूज करेंगे, तो लैंगिक रूप से परिपक्व जो नर का जो बकरा है ना, जो नर है उसको हम क्या बोलते हैं, बकरा। और जो प्रजनन के लिए क्या किया जाता है, उपयोगी हो, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, बक कहते हैं। फिर हम बात करते हैं डोई, है ना। तो और ये क्या होता है, लैंगिक रूप से जो परिपक्व वयस्क मादा जो बकरी होती है ना, वयस्क मादा बकरी जो प्रजनन के लिए उपयोगी हो उसको हम क्या बोलते हैं, डोई कहते हैं। फिर हम बात करें कीड, है ना, कीड क्या होता है, एक बकरी का जो बच्चा होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, कीड के नाम से जानते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1 वर्ष या इससे भी कम उम्र का नर या फिर मादा बच्चा क्या कहलाता है, कीड कहलाता है। तो ये भी आपको ध्यान यहाँ पर रखना है कि कीड किसको कहेंगे, है ना। फिर हम बात करें एक और शब्द आता है बकलिंग, और बकलिंग क्या हो जाएगा आपका, 1 वर्ष से अधिक की उम्र के जवान नर जो होते हैं, बकरा जो होता है 1 वर्ष से अधिक उम्र का अगर जवान नर है ना, नर की बात करिए, किसकी बात करिए, मेल की, है ना, किसके रेस्पेक्ट में, गोट के रेस्पेक्ट में, बकरी के रेस्पेक्ट में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बकलिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, बकलिंग कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
फिर हम बात करें, एक और शब्द आता है गोटलिंग, और ये गोटलिंग क्या होता है कि 1 वर्ष से अधिक उम्र की जवान क्या हो जाए, मादा, है ना, मादा बकरी, और उसी के लिए जो शब्द यूज में लेते हैं वो क्या कहते हैं, गोटलिंग कहते हैं। फिर हम बात करें कि जो बकरियों का जो झुंड होता है, जो समूह होता है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ट्रिप के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ट्रिप के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और बात करें कि जो बकरी के जो रखने का जो स्थान होता है उसको हम क्या कहेंगे, तो बकरी के जो रखने का जो स्थान होता है वो पेन के नाम से जाने जाती है, ठीक है ना। फिर हम बात करें ब्लीटिंग, ब्लीटिंग क्या होता है, तो ब्लीटिंग की बात करें कि जो बकरी जो आवाज करती है, जो बकरी की जो आवाज होती है उसी को हम ब्लीटिंग के नाम से जानते हैं। फिर हम बात करें वीडर, वीडर क्या होता है, तो जो वयस्क जो नर होता है, जो वयस्क नर मतलब बकरा, है ना, जो बंध्याकृत हो, और ऐसे नर को हम क्या बोल देंगे, वीडर के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर हम बात करें कि ये स्पेड, है ना, स्पेड क्या होता है कि जो वयस्क जो मादा बकरी होती है जिसका बंध्याकरण किया गया हो, है ना, मादा में अगर बंध्याकरण किया गया है किसके रेस्पेक्ट में, गोट के रेस्पेक्ट में, है ना, बकरी में, तो उसके लिए हम शब्द लेते हैं यूज में, स्पेड कहते हैं। फिर बात करें कि जो बकरी होती है उसका अगर वैज्ञानिक नाम पूछे तो उसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, केपरा हिरकस। क्या हो जाएगा, केपरा हिरकस किसका नाम हो जाएगा, बकरी का वैज्ञानिक नाम केपरा हिरकस, है ना। तो ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, केपरा हिरकस क्या हो जाएगा, बकरी का वैज्ञानिक नाम। और बात करें केपरा, तो बकरी का जो वंश है, जो जीनस है उसको हम क्या बोलते हैं, केपरा कहते हैं। किसके जीनस, है ना, बकरी का जो जीनस होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, केपरा के नाम से जानते हैं। फिर इसकी फैमिली की बात करें तो फैमिली कौन सी हो जाएगी, बोविडी। कौन सी फैमिली हो जाएगी, तो बोविडी हो जाएगी, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात करें कि बकरी में जो क्रोमोसोम होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, उनकी संख्या पूछी जाए तो संख्या कितनी है, 60 है ना। तो ये भी ध्यान रखना, क्रोमोसोम की संख्या बकरी में पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। फिर हम बात करें कीडिंग की, तो कीडिंग की बात करें कि जो बकरी में जो प्रसव की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कीडिंग के नाम से जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें सर्विंग, और सर्विंग के जो शब्द हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर बकरी में अगर पूछे समागम की या फिर मैथुन की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपकी सर्विंग के नाम से जानते हैं। फिर हम बात करें ब्राउजिंग, है ना। ये ब्राउजिंग क्या होता है, अगर ब्राउजिंग की बात करें तो बकरी के द्वारा अपने अगले पैरों को, है ना, कौन से पैरों को, अगले पैरों को जाड़ी के तने पर रखकर अपने होंठ और जीभ द्वारा जो पत्तों को जो चूट चूट कर जो खाती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्राउजिंग कहते हैं। तो ये भी चीजें आपको ध्यान रखनी है। कुछ शब्दावली किसके बारे में है, ये बकरी के बारे में है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें जो भेड़ होता है, और जो भेड़ है ना, उसके बारे में भी अगर हम बात करें तो कुछ शब्दावली इसके बारे में भी ध्यान रखना है कि जो भेड़ होते हैं उनके जो झुंड होता है, भेड़ों का जो झुंड होता है उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहते हैं, एक शब्द यूज में लेते हैं और वो शब्द होता है आपका फ्लॉक। क्या बोलते हैं, फ्लॉक, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ना। भेड़ों के समूह को क्या कहेंगे, तो फ्लॉक कहेंगे। फिर हम बात करें रेम, है ना, रेम इंग्लिश में पढ़े तो राम दिखाई देता है, लेकिन क्या होता है, रेम, है ना। फिर हम बात करें जो भेड़ का जो वयस्क जो नर होता है, जो एडल्ट जो मेल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेम के नाम से जानते हैं। और भेड़ की अगर मादा वयस्क है ना, भेड़ की वयस्क मादा को ईव के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ईव के नाम से जानते हैं। और बात करें रेम लेम की, तो जो जवान नर होता है, जो यंग नर भेड़ होता है, उसको हम रेम लेम के नाम से जानते हैं। और ईव लेम की बात करें तो जवान मादा भेड़ हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें कि भेड़ का जो न्यूबॉर्न जो बच्चा है ना, जो न्यूबॉर्न है भेड़ का, मतलब भेड़ का बच्चा, तो उसको हम जो शब्द यूज में लेते हैं वो बोलते हैं लेम्ब कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, लेम्ब कहते हैं। फिर एक और शब्द आता है वेडर या फिर वीदर, मतलब
नर जो भेड़ होता है उसको क्या कर देना, बंध्याकृत कर देना, और उस बंध्याकरण को जो प्रक्रिया होती है उसके लिए एक शब्द यूज में लेते हैं वेडर या फिर विदर, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें लैम्बिंग की, और लैम्बिंग किसको कहेंगे, तो मादा जो भेड़ होती है उसमें जो प्रसव की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लैम्बिंग कहते हैं, है ना। बहुत बार प्रश्न ये पूछा जा चुका है, एग्रीकल्चर एग्जामों में हो सकता है, पशु परिचर में भी आ जाए, तो लैम्बिंग के बारे में आपको ध्यान रखना है। फिर हम इसके बाद में बात करें कि टपिंग, है ना। टपिंग क्या होगी, तो भेड़ में जो समागम या फिर मैथुन की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहेंगे, टपिंग कहेंगे। भेड़ में क्रोमोसोम की संख्या पूछी जाए तो संख्या कितनी हो जाएगी, 54, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें ब्लीटिंग की, तो ब्लीटिंग क्या हो जाएगा, जो भेड़ जो आवाज करते हैं, जो उनकी आवाज होती है भेड़ों की, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलेंगे ब्लीटिंग कहते हैं। फिर हम बात करें पेन की, तो पेन क्या होता है, जो हमारा भेड़ होता है उसको जो रखने का जो स्थान होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं पेन। फिर हम बात करें ओविस एराइस, मतलब पूछे कि भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, तो भेड़ का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ओविस एराइस, है ना। फिर इसके वंश की बात करें तो भेड़ का वंश क्या हो जाएगा, ओविस। और बात करें प्रीमीपेरस, और प्रीमीपेरस क्या होता है कि पशुओं में जो पहली बार जो गर्भधारण की जो प्रीमीपेरस होती, प्रीमीपेरस का हमने अर्थ ये समझा था कि ऐसा पशु या फिर हाँ ऐसा पशु जो हम पहली बार क्या किया हो, गर्भधारण किया हो और पहली बार बच्चा दे रहा हो, तो ऐसे को हम क्या बोल रहे थे, प्रीमीपेरस के नाम से जान रहे थे। और बात करें न्यूलीपेरा, न्यूलीपेरा क्या होता है कि ऐसा पशु जो क्या हो, नहीं हो, गाभिन नहीं हो, तो इसको लिए जो शब्द लिया जाता है यूज में वो होता है न्यूलीपेरा। फिर इसके बाद में हम बात करें कि कैमल के लिए कुछ शब्द यूज में लेते हैं, और कैमल का जो झुंड होता है और उस झुंड को ही हम क्या कहते हैं, हर्ड के नाम से जानते हैं। मतलब गाय का जो झुंड होता है, जो भैंस का जो झुंड होता है, और हमने अब बात की है जो कैमल का जो झुंड होता है इसको हम किस नाम से जानते हैं, हर्ड के नाम से जानते हैं। फिर हम बात करें बुल कैमल, और बुल कैमल क्या हो जाएगा, जो वयस्क जो ऊंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं बुल कैमल के नाम से जानते हैं। और बात करें कि वयस्क जो उटनी होती है उसको क्या कहते हैं, तो सी कैमल उसी को कहते हैं। फिर बात करें टोरडा, तो जवान जो ऊंट होता है, जो यंग मेल जो ऊंट होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, टोरडा। और बात करें कि जवान जो उटनी है उसको हम बोलेंगे टोरडी, क्या बोलेंगे, टोरडी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें कैमल काफ किसको कहेंगे, तो कैमल काफ कहेंगे ऊंट का जो बच्चा होता है, जो न्यूबॉर्न जो बच्चा होता है किसका, ऊंट का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैमल काफ के नाम से जानते हैं। और हम बात करें ऊंट में जो गुणसूत्र होता है उनकी संख्या पूछी जाए तो कितनी बतानी है, 74, है ना। फिर हम बात करें कि अगर बात करें कि ये कैमिलस ड्रोमेडेरियस, एक होता है कैमिलस ड्रोमेडेरियस, है ना। और मतलब बात करें कि ये किसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, तो ऊंट का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। और बात करें कि एक कुबड़ वाला ऊंट, है ना, एक कुबड़ वाला ऊंट, कौन सा ऊंट है ना, एक कुबड़ वाला ऊंट। और हम बात करें कि कैमिलस, कैमिलस किसका वंश हो जाएगा, ऊंट का वंश को हम क्या बोलेंगे, कैमिलस कहते हैं। फिर इसके बाद में हम बात करें पोल्ट्री के बारे में, है ना, तो उसकी भी हम कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। अगर कोक की बात करें तो मुर्गी में जो वयस्क जो नर होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, कोक के नाम से जानते हैं। और बात करें लेयर हेन की बात करें तो लेयर हेन किसको कहेंगे, वयस्क मादा, है ना, किसको, वयस्क मादा को हम क्या कहेंगे, लेयर हेन। फिर हम बात करें कोकरा, और कोकरा किसके लिए यूज किया जाता है, फाउल में जो यंग मेल होता है उसको हम कोकरा के नाम से जानते हैं। फिर बात करें पुलेट, पुलेट जो होता है उसके लिए बात करें तो यंग जो फीमेल होती है फाउल की, जो उल्लू जो होता है
उसकी जो फीमेल होती है उसको पुलेट के नाम से जानते हैं। और बात करें चीक की बात करें तो जो मुर्गी का जो बच्चा होता है, जो चूजा होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, चिक के नाम से जानते हैं। और बात करें केपोन क्या कहलाता है, तो जो बंध्याकृत जो मुर्गा है उसको हम बोलते हैं केपोन। और बात करें कि जो मेटिंग जो होती है ना, वो एक शब्द यूज में लिया जाता है, तो मुर्गी में जो प्रसव की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटिंग के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें कि फ्लॉक है ना, फ्लॉक किसको कहेंगे, फ्लॉक कहेंगे मुर्गों का जो झुंड होता है, जो ग्रुप होता है ना, उसी को हम किस नाम से जानते हैं, फ्लॉक के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर मुर्गे के अंदर क्या पूछे, गुणसूत्रों की संख्या पूछे, क्रोमोसोम की संख्या पूछे, तो कितना हो जाएगा, 78। और बात करें कैलस डोमेस्टिकस है ना, ये वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, किसका वैज्ञानिक नाम, पोल्ट्री का वैज्ञानिक नाम है ना, साइंटिफिक नेम किसका, पोल्ट्री का, कैलस डोमेस्टिकस। और जो ये गैलस है, ये गैलस की बात करें तो जो वंश हो जाएगा जो पोल्ट्री का वो हो जाएगा गैलस। और बात करें फेसिनिडी है ना, फेसिनिडी हो जाएगी इसकी फैमिली, किसकी, पोल्ट्री की फैमिली जो होती है वो फेसिनिडी हो जाएगी। फिर हम बात करें गेलीफॉर्मस है ना, गेलीफॉर्मस क्या होता है, अगर बात करें ऑर्डर की, किसके ऑर्डर की, तो जो मुर्गा होता है, जो पोल्ट्री जो होती है ना, जो पोल्ट्री की बात करें तो उसके जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर की बात करें गेलीफॉर्मस। और बात करें अंतिम रूप से तो एविस जो होता है वो हम किसकी क्लास होती है, किसकी क्लास होती है पूछे तो पोल्ट्री की जो क्लास होती है उसी को हम बोलते हैं एविस। तो आज की जो क्लास है वो हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर रहेगी, और जो शब्दावली है वो बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे भैंस के बारे में हो चाहे गाय के बारे में हो, बहुत महत्वपूर्ण। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखने वाले हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।